मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा, आपको मजा आएगा इसको समझने में, और ये ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है। मोशन का क्या मतलब होता है, ये तो वर्ड से ही क्लियर है। कोई चीज मोशन में है मतलब वो चल रही है, कोई चीज रुकी हुई है तो हम बोलेंगे मोशन नहीं हो रहा है। मतलब आप खड़े हो तो आप रेस्ट पे हो, बैठे हो तो रेस्ट पे हो, लेकिन आप चल रहे हो तो मतलब आप मोशन में हो। मोशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया में हर जगह आपको मोशन के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, हर जगह। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे आपके लिए इकट्ठे किए। जैसे प्लैनेट जब घूमते हैं सन के राउंड तो मोशन कर रहे हैं, आप देखो। मून की अगर हम बात करें तो वो अर्थ के राउंड घूम रहा है, मोशन कर रहा है। अर्थ खुद जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूमता है, तो वो मोशन कर रहा है। अगर हम अर्थ के ऊपर आ जाएं तो समुद्र में लहरें चलती हैं तो पानी मोशन में है, हवा चलती है तो हवा मोशन में है, एरोप्लेन चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं तो वो सब मोशन में। आप देखो हर जगह मोशन है। रूम के अंदर आ जाओ तो एक फैन है, ये फैन जो घूम रहा है तो फैन मोशन में। आपकी घड़ी में घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो घूम रही होती है, वो मोशन में। हर जगह मोशन ही मोशन है। जहां मोशन दिखाई नहीं दे रहा है वहां भी एक्चुअली मोशन है। जैसे सपोज करो ये लेडी है, ये बैठी हुई है, आपको रेस्ट पे लगेगी। लेडी जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, ये तो चल नहीं रही है, बैठी है आराम से, लेकिन यहां भी बहुत मोशन हो रहा है। लेडी के अंदर जो है ब्लड फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है ब्लड, ब्लड इज इन मोशन। लेडी का हार्ट जो है वो धड़क रहा है, तो उसका जो हार्ट है दैट इज इन मोशन। लेडी सांस ले रही है, सांस ले रही है तो हवा जो है अंदर बाहर हो रही है, तो हवा इज इन मोशन। तो आप देख सकते हो रेस्ट पे है ये लेडी, फिर भी इससे रिलेटेड कितनी चीजों का मोशन हो रहा है। जैसे ये दीवार देखो, देखने में दीवार आपको रेस्ट पे लग रही होगी, बिल्कुल फिक्स्ड है, रेस्ट पे है, लेकिन इस दीवार के अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो मोशन कर रहे हैं। तो ये जो दीवार आपको रेस्ट पे दिख रही है उसके अंदर कितने हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं एक्चुअली। सो आप देख सकते हो बड़ी से बड़ी चीज मोशन कर रही है, छोटी से छोटी चीज मोशन कर रही है, मोशन हर जगह पे है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें दुनिया को समझना है, जो कि फिजिक्स का एम है कि हम दुनिया को समझे, तो अगर हमें दुनिया को समझना है तो मोशन को समझना तो बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और मोशन के बारे में सीखना चाहते हैं। तो हम यहां पे एक नया टर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स को हम बोल सकते हैं इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके के भी हो सकते हैं। तो क्योंकि हम अभी पढ़ना शुरू ही करने वाले हैं, तो लॉजिकल बनता है कि हम सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीके का मोशन पढ़ें, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेसी बढ़ाते जाए। तो अभी हम सबसे सिंपल तरीके का मोशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसको बोला जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, या फिर इसको वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। तो पहला जो नाम है उससे क्लियर है कि क्या चीज है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कोई चीज मूव कर रही होगी और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वही उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर कोई चीज टेढ़े मेढ़े लाइन पे मूव कर रही है तो उसके बारे में हम कुछ ज्यादा भी पढ़ने वाले नहीं है, थोड़ा मोड़ा भले देख सकते हैं, बट मेन हमारा फोकस होगा कि कोई चीज स्ट्रेट लाइन पे चल रही है तो फिर क्या होता है। ऐसे मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं और वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। आगे जाने से पहले एक छोटा सा टर्म डिफाइन करने की जरूरत है, जिसको हम बहुत बार यूज कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ट्रैजेक्टरी को बोल सकते हैं पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का पाथ जो होता है उसको हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो ऐसे घूम रहा है, इस पाथ पे चल रहा है, इस पाथ पे चल रहा है, तो इस पाथ को हम बोलेंगे ट्रैजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ट्रैजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को हम ले लें तो ये घूम रहा है ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो ये जो बना हुआ है यहां पे, ये उसका पाथ है जिस पाथ पे वो घूम रहा है। तो
इसको हम बोलेंगे ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ट्रैजेक्टरी का सिंपल मतलब होता है पाथ। मीनिंग ऑफ डायमेंशन, देखो डायमेंशन का क्या मतलब होता है थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके डबल मीनिंग्स होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। जैसे फैन, फैन का मतलब होता है एक पंखा, और या फिर फैन ऑफ कैटरीना कैफ भी हो सकता है, ठीक। तो फैन के दो मीनिंग होते हैं। वैसे ये जो डायमेंशन वर्ड है ना, इसका भी दो मीनिंग होता है। एक जो इसका मीनिंग है वो यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में हमने देखा है, यूनिट एंड डायमेंशन। वहां पे हमने देखा कि डायमेंशन क्या मतलब होता है। डायमेंशन का एक और अलग मीनिंग होता है जो हम यहां पे देखने वाले हैं। जैसे देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने, ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है, और ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल फिगर, वन डायमेंशनल फिगर। डी स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, डी स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, तो वन डी फिगर या वन डायमेंशनल फिगर। इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल, टू डी फिगर। और ये क्यूबॉइड जो है इसको बोलते हैं 3D या थ्री डायमेंशनल फिगर। लॉजिक सिंपल सा ये है कि अब देखो, अगर मैं सिर्फ एक एक्स एक्सिस बना लूं, जो यहां पे बना रखा है मैंने ग्रीन में, तो इस लाइन के हर पॉइंट की बात की जा सकती है, इस लाइन के हर पॉइंट की बात की जा सकती है। तो सिर्फ एक एक्सिस काफी है इस लाइन के हर पॉइंट की बात करने के लिए, सिर्फ एक एक्सिस काफी है, इसलिए वन डायमेंशन। लेकिन अगर हमारे पास प्लेन है, ये आई मीन एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है, तो हमें दो एक्सिस चाहिए, एक एक्स और एक वाई। अब हम किसी भी पॉइंट की बात कर पाएंगे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। तो यहां पे दो एक्सिस की जरूरत पड़ी, इसलिए 2D, टू डायमेंशनल। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पे तीन एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई जेड। तब आप कोई भी पॉइंट के बारे में बता सकते हो, इसलिए दिस इज थ्री डायमेंशनल फिगर। तो जैसे फिगर्स वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल हो सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे ये पेंसिल जो है, आप समझ रहे होंगे ये एक वन डायमेंशनल फिगर है। ये एक टेनिस रैकेट है, ये एक टू डायमेंशनल फिगर है। और ये एक ट्रक है, ये क्लियरली एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। वैसे मोशन भी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल हो सकता है, जो हमारे काम का है मेन। कैसे? देखो, जैसे ये बाइक को देखो आप, ये जो बाइक है वो इस स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, ऐसे इस स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। तो हम बोलेंगे इस बाइक का जो मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। ये लिफ्ट है, ऐसे लिफ्ट आपने देखी होंगी, ये लिफ्ट जो है वो स्ट्रेट ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है वर्टिकल लाइन में, तो इसको भी हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक एक्सिस ही सफिशिएंट है। इस लाइन को अगर मैं एक्स एक्सिस डिफाइन कर दूंगा तो काफी है इस मोशन की बात करने के लिए। इस लाइन को एक्स एक्सिस डिफाइन कर दूंगा तो इस मोशन की बात करने के लिए वो एक्सिस सफिशिएंट हो, ठीक। तो अगर ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ट्रैजेक्टरी should be straight line, should be straight line, trajectory should be straight line, तो उसको हम बोलेंगे 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। ऐसे मोशंस को इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको एक 2D मोशन का एग्जांपल दे रहा हूं, दिस एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। तो अगर ये अम्यूजमेंट पार्क का एक राइड है और आप इस पे ऐसे घूम रहे हो, तो दिस एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, 2D मोशन। अब देखो, इसको आप कुछ एक्स एक्सिस ऐसे डिफाइन करोगे और इसको वाई एक्सिस डिफाइन करोगे, तब आप किसी भी पॉइंट की बात कर पाओगे। तो दो एक्सिस की जरूरत पड़ी, इसलिए दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। ये सपोज करो ये फुटबॉल ग्राउंड है, तो इसमें अगर हम किसी प्लेयर को ले लें, तो ये प्लेयर इस पे घूम रहा होगा ऐसे, समथिंग लाइक दिस। तो उसका मोशन कैसा होगा, क्या लगता है आपको? वो टू डायमेंशनल मोशन होगा। क्यों? आप इसको एक्स एक्सिस ले लेना और इसको वाई एक्सिस ले लेना, तो अब प्लेयर कहीं पर भी हो, उसके डिफरेंट पॉइंट्स की बात की जा सकती है इन दोनों एक्सिस के हेल्प से, तो टू डायमेंशनल मोशन के। लेकिन यही प्लेयर घूमते घूमते कभी ऊपर भी जंप करता है, मान लो ऊपर भी जंप करता है बॉल को हिट विट करने के लिए, कभी ऊपर भी जंप करता है, तो आप समझ लो एक और एक्सिस की आपको जरूरत पड़ेगी, और ये कैसा हो जाएगा? थ्री डायमेंशनल मोशन। तो इसी तरीके से वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन हो सकते हैं, बट हमारा मेन फोकस इस चैप्टर में होगा वन डायमेंशनल मोशन पे, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं। पोजीशन, पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने वेक्टर के चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। यहां पे थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे लोकेटेड है, तो ये जो वेक्टर है
इसको हम बोल देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना लिख सकते हैं, देखो आप 2i कैप प्लस 3j कैप, कोई डाउट नहीं। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है बी पॉइंट पे, तो ये जो वेक्टर है इसको हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बोलेंगे। इसको कितना लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इक्वल्स टू 3i कैप, ठीक है, 3i कैप, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए i कैप। ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, ये उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पहले तो, और उसका पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे 3j कैप, ठीक है, 3j कैप। अब थोड़ा वन डायमेंशनल मोशन की स्पेसिफिक बात करते हैं। वन डायमेंशनल मोशन, तो देखो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं और इसको माइनस एक्स एक्सिस, और ये बीच में मेरा ओरिजिन है, बीच में ओरिजिन है। हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो पक्का है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो ये वही स्ट्रेट लाइन है जिसपे ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है, इसी स्ट्रेट लाइन पे। ओरिजिन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस। और आप सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है, यहां पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा, सही बात है। यहां पे ऑब्जेक्ट है तो ए पॉइंट पे, तो इसको आर ए वेक्टर बोल देते हैं। तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर जो है यहां पे वो 3i कैप है, सही बात है। और सपोज करो कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे बी पॉइंट पे, तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ये ओरिजिन है हमारा, आरबी वेक्टर। अब हम आरबी वेक्टर को क्या लिखेंगे, -3i कैप, क्योंकि वो पीछे की तरफ है, ठीक। तो यहां पे एक बात आप नोटिस करो कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, जब भी आप पोजीशन वेक्टर लिखोगे आई का ही टर्म आएगा, आई कैप का ही टर्म आएगा। जे कैप का जो टर्म है वो कभी भी नहीं आएगा, वो तो इनफैक्ट 0 है, सही है। जबकि इस केस में ऐसा नहीं था, इस केस में ऐसा नहीं था। आप देखो आई का टर्म भी आता है और जे का भी टर्म आता है। तो पॉइंट मेरा यहां पे ये है कि अगर जे का टर्म नहीं आना है कभी, तो यहां पे हम आई कैप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पोजीशन वेक्टर को हम सीधे +3 लिख सकते हैं और इसको -3 लिख सकते हैं। जैसे आप बात को समझो, यहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते थे इस केस में, क्योंकि आप देखो अगर वो यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो +3i कैप, आई कैप था 3i कैप, और जो ऑब्जेक्ट यहां पे था तो पोजीशन 3j कैप था, ठीक है। तो आई और जे कैप का इंपॉर्टेंस है यहां पे, लेकिन यहां पे हमेशा आई कैप ही आने वाला है, तो हम आई कैप को अगर हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वन डायमेंशनल मोशन में हम जनरली आई कैप और जे कैप का यूज नहीं करते हैं पोजीशन बताने के लिए। अगर ओरिजिन के इस साइड है तो नॉर्मली हम प्लस लिख देते हैं, और ओरिजिन के दूसरे साइड है तो हम उसको माइनस लिख देते हैं पोजीशन। दूसरी एक और छोटी सी बात है कि यहां का अगर हमें पोजीशन लिखना है, यहां का पोजीशन लिखना है ए पॉइंट का, तो हम जनरली ऐसा लिख देंगे एक्स ए इक्वल्स टू +3, और यहां का पोजीशन अगर हमें लिखना है बी पॉइंट का, तो हम लिख देंगे एक्स बी इक्वल्स टू -3। जनरली वन डायमेंशनल मोशन में पोजीशन के लिए एक्स सिंबल का यूज किया जाता है, एक्स सिंबल। हालांकि ये तो सिंबल है, आप आर भी यूज कर सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट जनरली क्या होता है कि वन डायमेंशनल मोशन में लोग एक्स यूज करना पसंद करते हैं, ठीक है। और आई कैप और जे कैप का यूज नहीं किया जाता है जनरली। +3 मतलब ओरिजिन के एक साइड, -3 मतलब ओरिजिन के दूसरे साइड। तो इस तरीके से हम पोजीशन को लिखते हैं जनरली वन डायमेंशनल मोशन में। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इन दोनों चीजों के बारे में हमने पहले भी थोड़ा पढ़ा है, अब हम और डिटेल में देखेंगे। जैसे देखें, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से चलते हुए, इस पाथ पे चलते हुए बी पॉइंट तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ए जो है वो इनिशियल पोजीशन हो गया और बी जो है वो फाइनल पोजीशन हो गया। तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात देखो कैसे करेंगे। अगर हम ये लाइन बनाए ए से बी तक, तो यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर की तरह डिफाइन किया जाता है, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी होती है। जैसे इस केस में हम क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्शन है,
ए से बी तक, हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इधर की तरफ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से फाइनली बी तक गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। अब बारी है डिस्टेंस को समझने की। डिस्टेंस तो बहुत ही सिंपल सा टर्म होता है। देखो, जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक आया है इस पाथ से ए से बी तक आया, तो इस पाथ की कुछ लेंथ होगी, लेंथ, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो येलो पाथ है उसका जो लेंथ है वो डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। और डिस्टेंस को एक स्केलर क्वांटिटी की तरह डिफाइन किया गया है, मतलब इससे हम कोई डायरेक्शन को रिलेट नहीं करते। इन दोनों टर्म्स को हम और डिटेल में देखना चाहेंगे, उसके लिए हम कुछ सिंपल केसेस देखेंगे। सपोज करो ये क्रिकेट पिच है 20 मीटर लॉन्ग, सचिन तेंदुलकर यहां खड़ा है पॉइंट ए पे, बैटिंग क्रीज पे। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और इस डायरेक्शन को हम निगेटिव ले रहे हैं। सचिन जो है वो सिंगल लेने के लिए सपोज कर लो ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक, यानी क्रीज के दूसरे एंड तक आता है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, कितनी दूरी उसने ट्रैवल की है, जो पाथ पे वो गया है उसका लेंथ कितना है 20, तो डिस्टेंस इज 20 मीटर, नो डाउट। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी 20 मीटर इन दिस केस। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, उसके बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी है 20 मीटर की, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम 20 मीटर ही बोलेंगे। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अब क्या है कि सचिन तेंदुलकर फिर से पॉइंट ए पे है और अब वो किसी रीजन से पीछे की तरफ आता है, इस तरह से पॉइंट सी पे पीछे की तरफ आता है, 20 मीटर ही पीछे आ रहा है वो। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वंस अगेन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर ही होगी, क्योंकि सचिन इस पाथ पे चला और पाथ की लेंथ क्या है 20 मीटर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें क्विकली, तो वो क्या लगता है आपको? इट विल बी -20 मीटर। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन, उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी कितनी हुई 20। और निगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि सचिन जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में चला है, निगेटिव डायरेक्शन, इधर की तरफ निगेटिव लिया था हमने, तो सचिन निगेटिव डायरेक्शन में चला है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम -20 लिख रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस को सिर्फ 20 लिख रहे हैं। देखो, डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, ठीक है, उसको हम सिर्फ 20 लिख रहे हैं। डिस्टेंस लिखते टाइम हमें सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि जिस पाथ पे वो ट्रैवल किया उसकी लंबाई कितनी है, वो 20 है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या इसमें डायरेक्शन भी छिपा होता है, तो -20 हम लिखेंगे। माइनस साइन का यहां पे सिग्निफिकेंस ये है कि ये डायरेक्शन बता रहा है आपको कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निगेटिव है, मतलब इस साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तीसरे केस में देखते हैं, सचिन ए पॉइंट पे था, वो सिंगल लेने के लिए इधर जाता है, थोड़ा आगे निकल जाता है और फिर वापस यहां आता है बी पॉइंट पे, और जितना वो आगे निकला था दैट वाज 2 मीटर आगे निकला था। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस है पाथ की लंबाई कितनी होगी? देखो